नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर एक बार बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सियासी तो नहीं है लेकिन सामाजिक जरूर है। और सामाजिक भी ऐसा है कि दुनिया इससे बंधी हुई है। अगर हम नहीं जागे तो शायद आने वाले कुछ दशकों में दुनिया में लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। ये मैं थोड़ा सा डर के कह रहा हूँ, दरअसल जीना मुश्किल तो कल से ही हो गया है। अगर हम 2 दिन पुरानी बात करें तो यूरोप के ऐसे देश जो जिनकी तादाद कम से कम 10 होगी, वहाँ लोग गर्मी की वजह से जान दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो कोई सड़क पे घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, घरों में बैठे हैं और वो जी नहीं पा रहे क्योंकि धरती उबल रही है। और ये जो तापमान का पारा है उसका बुखार इतना चढ़ रहा है कि कल तक तो हम भारत के बारे में बात करते थे, लेकिन 2 दिन पुरानी घटनाओं ने सबको चौंका दिया है। 2 दिन में 1300 लोग फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में मर गए गर्मी की वजह से। वहाँ के जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो पिघल गए हैं, सड़कों में जो डामर है, तारकोल, वो पिघल रहा है। जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनकी जान आफत में है। ये केवल प्रकृति का संकेत है। हम खासतौर से भारत के संदर्भ में बात करें तो ये मुश्किल दौर और कठिन होने वाला है। वजह है हम नदियाँ खत्म कर रहे हैं। जो बायोडाइवर्सिटी की बात है, हम उस पर कुदाली चला रहे हैं। हम जंगलों को साफ कर रहे हैं। हम नदियों से रेत निकाल रहे हैं। हम पर्यावरण की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। फैक्ट्रियाँ एक तरह से जहर उगल रही है और जो सड़क पर चलते वाहन हैं वो भी लोगों की सांसों को दूभर कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं बहुत बड़े विशेषज्ञ भारत के, और मैं कह सकता हूं कि आज का जो हमारा पैनल है वो बहुत रिच है। और इसमें मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। हमारे साथ क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट प्रोफेसर सौरभ पोपली जी हैं। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर वेंकटेश दत्ता, ये भी रिसर्च के मामले में, डॉक्यूमेंट्स के मामले में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और उनकी भी बातचीत हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बड़ी काम की होगी। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा हमारे खुदसर साहब की। खुदसर साहब पिछले करीब 22 सालों से दिल्ली में काम कर रहे हैं और पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं, पार्कों को लेकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदीप चटर्जी। सुदीप चटर्जी भी, उनका भी जो काम काज है पर्यावरण को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, और हम कह सकते हैं कि जो लोग घरों में सो रहे हैं उनके लिए भी वो काम कर रहे हैं। यानी पर्यावरण को बचाने की बात हो रही, तो पूरी टीम बहुत बढ़िया है, शानदार है। मेरे कहने के बजाय मैं सौरभ जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप इस पूरी चर्चा की शुरुआत करें, क्योंकि नमामि गंगे के नाम पर मध्य प्रदेश की नदियों के लिए 800 सवा 800 करोड़ रुपए का एक तरह से प्रावधान किया गया है, और ये भविष्य में बढ़ भी सकता है। अगर ये बढ़ेगा तो सवाल पैसे का नहीं है, उसके सदुपयोग का है। अगर नदियों को हम बचा पाएँ और जो बची हुई नदियाँ हैं उनको और संरक्षित कर पाएँ, तो हमें लगता है कि ये नमामि गंगे अभियान, जिसके लिए हमारे सारे मेहमान भोपाल आए हुए हैं, एक बड़ा प्रोग्राम है उस पर, तो उसी पर बात करेंगे कि नदियों की जो जीवन रेखा है वो बाढ़ के मैदानों से गुजरती है। तो सौरभ जी, आपकी राय, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विश्व एक जल संकट से जूझ रहा है। भारत, लगभग पूरा देश जल संकट से काफ़ी समय से जूझ रहा है। विशेषज्ञ अनुमान ये लगा रहे हैं कि तकरीबन 21 भारतीय ऐसे बड़े शहर हैं, 21 शहर हैं जो शून्य दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे जल संकट गहरा रहा है। और आपने देखा होगा कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ बारिश औसत 1800 बारिश, मतलब 6 फुट की बारिश सालाना आती है, लगभग उसके पास चंद दिनों की सप्लाई बची थी। आज बारिश वहाँ पर हुई है। तो लगभग पूरा देश जल संकट से जूझ रहा है। लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की चेतावनी है कि वर्ल्ड इज़ हेडिंग टूवर्ड्स वाटर बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी का मतलब होता है कंगालीपन। और इसका ये और इससे हमें एक जल संकट की एक आहत हम लगभग हर घर के ऊपर है, हर शहर के ऊपर है। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने नमामि गंगे एक प्रोग्राम चलाया है। उसका आइडिया ये है कि जो जल संरक्षण किया जाए, जल सुरक्षा की जाए। ये नीति से जुड़ी है, नीति से जुड़े हुए कई इसमें मुद्दे हैं, शहरी निकायों से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं। पर हम सब एक वैज्ञानिक पक्ष के तो मेरे साथ जो बाकी मेहमान हैं यहाँ पर, राघवेंद्र जी, आप जानते हैं कि पिछले 3 साल से हम लगातार पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और समाज के जो के हित में जो कार्य हैं, के हित में जो मुद्दे हैं, उनमें नीति के बारे में बात कर रहे हैं, न्याय के बारे में बात कर रहे हैं, सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। उसी
दौर में, उसी तरह से, उसी श्रृंखला में हम आज एक जल सुरक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं। इसलिए मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरे साथ बिल्कुल से मेहमान हैं। दरअसल सबसे खास बात है कि मध्य प्रदेश की जो नदियों के बारे में सरकार बात कर रही है वो तो ठीक ही है, लेकिन मैं उससे इतर बात कर रहा हूँ, उससे अलग हट के बात कर रहा हूँ कि नर्मदा नदी जो पहाड़ से निकलती है, ग्लेशियर से नहीं निकलती है, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है जो गुजरात तक जाती है। सवाल है कि क्या हम ऐसी नदियों को बचा पाएंगे जो अपने आसपास के जो तटबंध है, किनारे हैं, वहाँ के पेड़ पौधों से वो जल लेती है और गर्मी के दिनों में बहती रहती है। तो वेंकटेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि ये जो सारा मामला है, हम तो आम आदमी की तरह चिंता जताते हैं, पिछले 3 साल से हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बातचीत से काम चलता तो शायद सारे काम हो जाते। इस पर अगर कॉन्फ्रेंस से काम चलता तो भी नदियाँ बच जाती। मुझे लगता है कि सरकार को और आप जैसे हम सबको मिलकर इस पर ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। वो किसी NGO के जरिए हो सकता है, किसी गांव को एक यूनिट बना के हो सकता है, किसी ग्राम पंचायत को बना के हो सकता है, कोई जनपद को करके हो सकता है, और वो मिसाल पेश करें। कई बार हमने देखा कि राजस्थान के लोगों ने इस तरह की ऐसी बहुत सी बातों को लोगों के सामने बताया कि हमने किस तरह से रेगिस्तान को हरे भरे क्षेत्रों में बदला है। अब नदियों को बचाने की बात है, अगला विशुद्ध पेट्रोल के बजाय पानी पर होगा, इसकी संभावना है। बहुत लोग कह रहे हैं और जो बदलता मौसम बता रहा है कि ये जल्द होने वाला है, संकट सर पर है। आपकी राय? देखिए, संकट तो वास्तव में बहुत गंभीर है। अभी आप देखेंगे विश्व की लगभग 50% नदियां अब इंटरमिटेंट हो गई है, मतलब जो 12मासी नदियां थी अब वो रुक रुक कर बहने वाली हो गई है। और ये ट्रेंड साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। खासकर ऐसी नदियां जो भूगर्भ से पोषित होती हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि नर्मदा और गोमती और चंबल और बेतवा कुछ ऐसी नदियां हैं जिसमें भूजल का पानी ही बहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर भूजल का निरंतर दोहन होता रहा और नदी की ज़मीन पर अतिक्रमण होता रहा तो रिचार्ज कैसे हो पाएगा? अभी देखने में आ रहा है कि जो नदी की अपनी ज़मीन थी उस पे लगातार बड़े निर्माण हो रहे हैं, चाहे हाईवेज बन रहे हैं या बहुत सारी कॉलोनीज बन रही है या वेटलैंड्स ख़त्म हो रहे हैं। तो इन्हीं वेटलैंड्स, झील, झाबर, झरने, स्प्रिंग्स, सबका पानी बेस फ्लो के जरिए हमारी नदियों में आता था। अब क्या हुआ कि बड़े बड़े शहरों में प्रति वर्ष लगभग 1 से 1.5 मीटर ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। आप सोचिए कि अगर हम पूरे शहर के जो जितनी उसकी जो क्षेत्रफल है अगर उससे मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ा मास लॉस हो रहा है। अभी नासा का जो ग्रेस सैटेलाइट है उसने बताया कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा मास लॉस, वॉल्यूमेट्रिक मास लॉस अगर हो रहा है तो वो ग्राउंड वाटर का हो रहा है। इतना ग्राउंड वाटर हम निकाल रहे हैं और ग्राउंड वाटर के दोहन से क्या हो रहा है कि नदियाँ जो 12मासी होती थी अब वो रुक रुक कर मौसमी नदियाँ बनती जा रही है। और ये ट्रेंड्स हमें बहुत नदियों में दिख रहा है। खासकर मैं अभी चाहे गोमती की धाराएं हों या राप्ती की धाराएं हों या चंबल, आहू, काली सिंध या बेतवा की बहुत सारी छोटी धाराएं हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो बड़ी नदियां हैं सबके सब छोटी नदियों से पोषित होती हैं और इनका एक पूरा जाल है। जैसे हमारी बॉडी का जो आर्टरीज है, जो हमारा सिस्टम बना है, वो सब एक जीवित इकाइयाँ हैं। अगर किसी एक नदी को नुकसान पहुंचता है तो उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट बड़ी नदियों पे आता है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या हम इन छोटी नदियों की श्रृंखला को बरकरार रखते हैं, क्या हम अपनी नदी की ज़मीन को वापस नदी के नाम रखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नदियां कई पार्सल्स में बटी है। नदी का एक लैंड पार्सल होना चाहिए था लेकिन नदी कई लैंड पार्सल्स में बटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजमेंट आए कि जो 1952 में जो या 1359 फसली वर्ष में जो भूमि का रिकॉर्ड था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि छोटी नदियाँ, छोटी धाराएं कई जगह लुप्त हो गई हैं या उनको उसमें सीवरेज सिस्टम उसको बना दिया गया है। तो बहुत बड़ा संकट है पूरे ह्यूमैनिटी में। और अगर हम लोग सब मिलकर काम नहीं किए, चाहे अर्बन प्लानर, इन्वायरमेंटल प्लानर या लैंड रेवेन्यू के जो जिनको लैंड नदी को वापस देना है, मैं कहता हूं कि नदी जितनी दिखती है उससे ज़्यादा 2.5 गुना नदी की ज़मीन होनी चाहिए
तभी हम वाटर सेंचुरी बना सकते हैं। जैसे जंगल हम बनाते हैं, फॉरेस्ट बनाते हैं, उसी तरह अब ये समय आ गया है जब हमको वाटर सेंचुरी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जल अभ्यारण्य की बात हमारे साथ कर रहे हैं वेंकटेश जी, लेकिन डॉक्टर सुदीप, सवाल है कि क्या इस सब से काम चल जाएगा? एकेडमिक बातों के अलावा जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ग्राउंड रियलिटी पर काम करना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो पर जाकर। आपकी राय? ये सवाल सिर्फ इसका नहीं कि उज्जैन की क्षिप्रा को हम बचा लेंगे, सिर्फ कागज़ों पर तो बहुत काम हो रहा है, अरबों रुपए खर्च हो गए। अगर इसमें जन भागीदारी नहीं होगी, अगर ये जन आंदोलन नहीं बना, तो बहुत मुश्किल है कि आप खरबों रुपए खर्च कर दें और इसमें से कुछ नदियों को बचा पाएँ। सीधी सी बात है कि किसान धरती से पानी निकाल रहा है, लेकिन वो धरती में पानी जाने नहीं देता। अगर धरती के भीतर पानी नहीं जाएगा तो फिर पानी मिलेगा कहाँ से? जो ज़मीन के भीतर का पानी वो ट्यूबवेल से निकाल रहा है, वो सैकड़ों वर्ष पुराना, हज़ारों साल पुराना है। हम ऐसी खेती कर रहे हैं जो ज़मीन में पानी नहीं जाने देती। भारत का चेन्नई शहर भी ग्राउंड वाटर की हम बात करें तो ज़ीरो पर आ गया है। साउथ अफ्रीका की राजधानी का जो जल संकट है वो ज़ीरो पर है। अब ये जल संकट, अभी पिछले दिनों की हम बात करें तो बेंगलोर, जो हमारे यहाँ एक तरह से टेक्निकल मामले में कहें तो बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पानी का संकट है। जबकि बेंगलोर पानी के मामले में बहुत रिच था, बहुत वहाँ झीलें थी, तालाब थे, लेकिन सब खत्म हो रहा है क्योंकि वहाँ हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, कॉलोनियाँ कट रही हैं। तो सवाल ये क्या सुदीप जी की इससे बचेंगे कैसे? क्योंकि बातों का दौर अब खत्म हो चला है। जी, हम जिस समय से अभी गुजर रहे हैं और स्थिति जो इस तरह की स्थिति आ पहुंची है, वहाँ पे जो है एक संरक्षण की ज़रूरत है और इसमें सबकी सहभागिता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये सरकार अकेले नहीं कर सकती, ये जो है वो जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो अकेले नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज़ नहीं कर सकती, एकेडमिया नहीं कर सकती। समय यह है कि हम लोग सबको एक साथ जुड़ना होगा और जुड़ के जो है हमारे जलाशयों, हमारे नदियों, इनके लिए संरक्षण का काम करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा नदियों को, उनके नेचर को, उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर को, उनकी समझने के बाद ही जो है वो हम उनके संरक्षण का कार्य हम कर सकते हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें एक सहभागिता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबके अपने अपने रोल्स हैं और हम मिलजुल के ही ये कर सकते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक जल की बात है, जल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है जंगल। जंगल और जल दोनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है और हम सबको मिलके इसके लिए काम करना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर सुदीप जी, आप कुछ कहेंगे? दत्ता साहब। बिल्कुल। देखिए, जो नदियों की जननी है वो जंगल है, बिल्कुल सच बात है। आप नर्मदा की धारा देखेंगे अमरकंटक में, एक पतली धारा कैसे एक विशाल नदी बन जाती है। या जैसे चंबल नदी है, चंबल में काली सिंध मिल रही है, काली सिंध में आहू मिल रही है। तो छोटे छोटे झावर इन जंगलों से निकलकर बड़ी नदियां बनाती हैं। तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ जंगल कटे वहाँ पे वेटलैंड्स और नदियाँ सूखती गई। तो ये समय आ गया है कि ब्लू लैंडस्केप और ग्रीन लैंडस्केप। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर शहर को जिंदा रखना है तो आपको कम से कम 15% तो फॉरेस्ट कवर, जिसको कि ग्रीन लैंडस्केप कहते हैं, और कम से कम 5% जो है वो ब्लू लैंडस्केप, मतलब पूरे शहर का 5% हिस्सा आपके झावर, झील, वेटलैंड्स होने चाहिए, तभी शहर बच सकते हैं। पर अभी देखने में आ रहा है, किसी भी शहर का डेटा उठा लीजिए, कहीं 2% बचे हैं, कहीं 1.5% बचे हैं, कहीं 1% बचे हैं। तो हमें अगर इवन सिटी को आजकल ये चर्चा हो रही है कि हीट रेजिलिएंट प्लान बनाना, हीट बढ़ रहा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हीट बढ़ रहा है, सबका वही उपाय है, हमको फिर से जंगल और पानी पे आना पड़ेगा, ब्लू लैंडस्केप पे आना पड़ेगा और ग्रीन लैंडस्केप पे आना पड़ेगा। और इस पे पूरे वार फुटिंग में जैसे करते हैं ना काम, उस तरह उस लेवल का काम करना पड़ेगा। सबको मिलके युद्ध स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी, सबको काम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि गंगा ऐसी गंगा नहीं बन जाती, अकेली गंगा होती है तो फिर देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में जो नदियाँ उनसे आके मिलती है, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये सब तब जाकर गंगा बनती है। तो आपने कहा कि नर्मदा जी भी जो निकली अमरकंटक से, पतली धार है, लेकिन जब वो खंबात की खाड़ी में गिरती है तो उसमें कितना पानी और कितनी नदियाँ होती है। सवाल है कि जो सहायक नदियाँ वो सूख रही हैं और उनकी वजह से जो मुख्य नदियाँ हैं उनकी धार भी टूट रही है। जैसे कहा शुरुआत में कि अब वो मौसमी नदियों में तब्दील हो रही है। ये सबसे खतरनाक संकेत है। आपसे हम जरूर पूछना चाहेंगे फैयाज साहब कि ये जो सारा मसला है वो सिर्फ शहरों का नहीं है,
मैं कहता हूँ कि ये देश गांव का है। अगर गांव जागेंगे तब नदियां बचेंगी, तब पहाड़ बचेंगे। शहरों के बूते होता तो हम कुछ बचा चुके होते। कोरोना काल में सबने देखा कि शहर सबसे ज़्यादा संकट में आए, गांव के लोग फिर भी बचे रहे। तो ये जो सारा मसला है, धुरी आती है गांव की तरफ, संकेत गांव की तरफ है। किसान जागेगा तब ये सब चीज़ें बचेंगी। आपकी राय? देखिए, मैं तो नदी को जितना जान पाया, जी। एक विद्यार्थी हूँ, और समझ में आया कि मुश्किलें कहाँ हैं और प्रैक्टिकल बेसिस पे काम कितने लोग कर रहे हैं। अभी इस सरजमी पे मुश्किल ये आ रही है कि बहुत सारे लोग, धरातल पे काम करने वाले लोग बहुत कम हैं देश में। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी एकेडमिया को एक साथ आके धरातल पे काम करना होगा। मैं जब गौर कर रहा था कि आज के आते वक्त भोपाल के मैं कल बोलूँगा क्या, तो मैं देख पा रहा था कि बहुत सारी मुश्किलें नदियों में हैं, लेकिन 3 मुख्य मुश्किलें नज़र आईं। एक नज़र आया कि नदियों में पानी कम है, जो डॉक्टर वेंकटेश ने ही बोला। दूसरी नज़र आई प्रॉब्लम कि सीवेज डायरेक्ट नदियों में जा रहा है। और तीसरी प्रॉब्लम नज़र आई कि कैचमेंट एंड वाटरशेड हेवीली डिग्रेडेड है। अब इन तीनों विषयों को एड्रेस कैसे करें? आपने गांव की बात उठाई थी। गांव से छोटे नाले निकलते हैं जो फिर से बड़े नाले में तब्दील होते हैं, या शहर के बड़े नालों में मिलते हैं, या वहाँ से निकलने वाले रिवुलेट्स में मिलके हमारी बड़ी नदियों में मिलते हैं। तो हमें अगर गौर से देखें तो हमें बहुत ध्यान देना होगा कि उन गांव से निकलने वाले नाले को साफ कैसे करें। आज की तारीख में गवर्नमेंट हर जगह एसटीपी नहीं लगा सकती। बहुत मुश्किल है कि एसटीपी बहुत एक्सपेंसिव है जी। तो हम लोगों ने ग्राउंड धरातल पे करके नेचर बेस्ड सोल्यूशन करके दिखाया है कि किस तरह प्रकृति आधारित शोधन से सीवेज को सुधारा जा सकता है। छोटे सीवेज को 1 mld, 2 mld, 5 mld को, और उस पर अगर हम काम करते हैं तो ये सीवरेज की समस्या से हमें कुछ समाधान मिल सकता है। और ये जल संकट जो है वो नदी में पानी कम होने का इस सीवरेज के सफाई होने से आपको मिल सकता है, क्योंकि कोई भी राज्य आपको पानी नहीं देगा। अपने दिल्ली में ही मैं देखता हूँ थोड़ा सा पानी चलता है, वो तो हरियाणा ज़्यादा ले लेता है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा रहता है, दिल्ली में 2-3% पानी नदी को मिल पाती है। तो इन सारी समस्याओं को देख के ऐसा लगा कि जितना भी एक स्थान विशेष का वाटरशेड है, उस स्थान विशेष में पैदा होने वाले या बरसाती पानी को समूल रूप से अपनी नदी के लिए बचाना, उसको बचाने का एक ही तरीका है फ्लड प्लेन की पहचान, उसको चिन्हित करना, नो गो जोन, और उस फ्लड प्लेन में वेटलैंड की पहचान करना, फ्लड प्लेन वेटलैंड की पहचान करना, उसको फिर से रिस्टोर करना, जिससे कि बरसात में बाढ़ का पानी उसमें जमा हो सके और पिंच पीरियड में वो नदी को मिल सके। कैरेक्टरिस्टिक ग्रासलैंड को उस कैचमेंट में डेवलप करना। जैसे ही हम नदी की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, अच्छे उद्देश्य से भी काम करते हैं, लेकिन ऑल गुड इंटेंशन से काम करने फटाफट कहते हैं पेड़ लगाओ। लेकिन नदी एक हेल्थ, एक नदी कोई पाइपलाइन नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाती है, बल्कि नदी एक लिविंग सिस्टम है। इसको हमें जानना होगा। हमारे शरीर में जैसे सिर है, दिल है, गुर्दा है, फेफड़ा है, उसी तरह नदी भी 4-5 भागों में बटी है। नदी का मेन चैनल है, राइपेरियन जोन है, एक्टिव फ्लड प्लेन है, अपलैंड है। इन सब इकोसिस्टम में सीरियस इंटीग्रेशन है। अगर इन सब को पुनर्जीवित नहीं करेंगे तो कोई भी शॉर्ट टर्म गोल से नदियां जीवित नहीं होंगी। बिल्कुल, सबकी चिंता वाजिब है, लेकिन रास्ता अभी कुछ सूझ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सरकारें रास्ता निकालती बजट से, और बजट के जरिए वो रास्ता जाता है करप्शन की तरफ। जितना बड़ा बजट होगा उतना ज़्यादा लोग कमाएंगे। आप देखिए कि बारिश नहीं होगी, ये साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बहुत पहले से कह रहे हैं। पिछले 4-5 महीने से तो हम ही लोग बात कर रहे हैं कि पानी इस बार कम गिरेगा, लेकिन अभी सरकारों की तरफ से सन्नाटा है। कृषि विभाग सो रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट सो रहा है। मैं दत्ता साहब आपकी तरफ, सुदीप जी आपकी तरफ आऊँगा। सुदीप जी, कि ये जो सारा मामला है, भोपाल की बड़ी झील, आप उसी चक्कर में भी खुश होंगे कि अपर लेक को देखेंगे, लेकिन वो संकट में है। उसका जो इलाका है वो घट रहा है, उसके किनारे जो है वो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो उसकी वेटलैंड की बात हो रही है उस पर भी कॉलोनियाँ कट रही हैं। और ये सब कौन कर रहे हैं? कोई झुग्गी वाले नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बड़े IAS ऑफिसर कर रहे हैं। उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, सरकारों तक का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि बागड़ी खेत खा रही है। अगर इस पूरे मामले में संजीदगी से काम नहीं हुआ तो अगले 10 साल में हम शायद इस पर बात करेंगे कि ये तालाब ख़त्म हो गया, वो नदी पूरी सूख गई, और नदी की जो जिसे कहते हैं ना वैली है, वहाँ कॉलोनियाँ कट रही हैं। भले ही पानी ना मिले, लेकिन लोग वहाँ घर बना कर रहेंगे।
तो ये स्थितियाँ आ रही है। नदियाँ तो खत्म हो रही है, झील खत्म हो रही है, पोखर खत्म हो रहे हैं, झरने सूख रहे हैं, तो चौतरफा संकट है। और सबसे बड़ा संकट है कि हम सो रहे हैं उसके बाद। ये आपकी राय? स्थिति जो भी हो, समस्या हमारी है, नदियाँ हमारी हैं, जलाशय हमारे हैं, देश हमारा है और इसके संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो इसका कोई एक स्ट्रेट कट फॉर्मूला नहीं है। हम सबको, जैसा मैंने पहले बताया, कि मिलके काम करना पड़ेगा। ज़मीन पे हमें उतरना पड़ेगा, चाहे वो एकेडमिया हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हो। मैं बीच में रुकूंगा आपको। जमीन पे उतरना पड़ेगा तो कब? लेकिन कोई इसकी जमीन deadline पे तो जी, जमीन में अगर हम उतर के हम नहीं काम करेंगे तो हमें पार्टनरशिप नहीं मिलेगा, हमें सहयोगिता नहीं मिलेगी, हमें जो पॉपुलेशंस हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा। हमारी भी एक जिम्मेदारी है, हमें जो है उनको कन्विंस करना होगा, उनको साथ लेना होगा और मुझे पूरी आशा है कि उनका सहयोग हमें ज़रूर मिलेगा। और ये जो सहयोगिता है, ये सहयोगिता और ये जो ज़मीन पे उतर के काम करने का जो हमने जो दृढ़ संकल्प लिया है, इससे बदलेगा नीति। सही नीति, सही सहयोगिता और सही ऑन द ग्राउंड कंजर्वेशन वर्क, यही हमारी समस्याओं का हल है। बिल्कुल दत्ता साहब, सवाल वही है कि आज से और अभी से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो पर देखें तो सन्नाटा है, और ये सन्नाटा बहुत डराने वाला है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गांव से भी संबंध है। हम सब कहीं ना कहीं गांव से आते हैं। तो जो गांव के लोग हैं वो इस वक्त सो रहे हैं। सरकारें तो संकट आपदा को भी अवसर मान लेती है। हमने पुराने साहित्यकारों की जो रचनाएं पढ़ी, उसमें लिखा कि जब सूखा पड़ता है तो अधिकारियों की, माने बारिश का मौसम होता है, पैसे कमाते हैं, और जब बारिश होती है तब भी वो कमाते हैं। तो वो आपदा की प्रतीक्षा करते हैं और फिर एक संकटकालीन बजट की बात करते हैं और फिर उसमें बिना किसी हिसाब के पैसा खर्च करते हैं और फिर वो साल गुजरता है, थोड़ा पानी गिरेगा। तो संकट ये है कि काम कब से शुरू हो, इस पर कोई बात नहीं हो पा रही है, कम से कम सरकार और समाज की तरफ से। जी, मुझे लगता है थोड़ी संजीदगी की ज़रूरत है। थोड़ी जो रिएक्टिव मैनेजमेंट होता है, जब हम बाद में जागते हैं, अगर शुरू से पानी का काम 365 दिन करें, सिवाय कि हम वेट करें कि गर्मी आने के बाद जल संकट हो तब हम चिंता करें कि तालाब की कितनी भूमि चली गई जी, मुझे मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। जो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, जो सबको एक अम्ब्रेला के अंदर आना चाहिए था। अभी देखिए, जैसे एनजीटी ने बार बार बताया है कि कोई तालाब या झील है तो उसका 50 मीटर बफर होगा, है ना। उस 50 मीटर के बफर में आप कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते, कोई दुकान नहीं लगा सकता, कोई भी गतिविधि नहीं होगी। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके जिम्मेदार एजेंसियां हैं, क्या उसको पालन करती हैं? हमारा अभी इंटेंट तो बहुत साफ दिखता है, जो जुडिशियल इंटेंट है या जो हम करना चाहते हैं। हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, हम पानीदार समाज बनना चाहते हैं। इंटेंशन तो सब दिख रहा है, लेकिन जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसमें मुझे कमी दिखती है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर एक अम्ब्रेला के अंदर आके एक यूनिफाइड अप्रोच लेके काम करें और थोड़ी ईमानदारी से काम करें, मुझे लगता है पानी का काम जो है ईमानदारी का काम है। और अगर हमारे आँख का पानी सूख गया तो फिर हम नदी के पानी को भी नहीं बचा सकते। बिल्कुल, पानी तो सूख रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि वो शायद इस गर्मी की वजह से थोड़ा सा आ जाए, जो कि मुश्किल लगता है। हालांकि मैं बहुत निगेटिव नहीं हूँ, हम लोग उम्मीद करते हैं, आशावान भी है। तो फैयाज साहब, जो स्थिति है वो सबके सामने है और हम सबको पता है ग्राउंड जीरो पर क्या है। लेकिन जो बात निकल के आ रही वो ये कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक लाइन में जोड़ूंगा इसमें, जब कोरोना आया तो सबने मिलकर उसके बचाव किए, लॉकडाउन हुआ तो उसका पालन किया गया, इसके साथ लोगों ने दूरी बना कर रखी, तब जाके हम उस जैसे कहते हैं ना, पूरी यूनिवर्स की जो बीमारी थी उससे कम नुकसान उठा पाए। अगर वैसी स्थिति आ चुकी है, सबने मिलकर काम नहीं किया जैसा कोरोना में किया था, तब तक हालात सुधरने के मुझे लगता नहीं कि हो पाएंगे, क्योंकि इसमें अभी लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, खासतौर से गवर्नमेंट लेवल की बात करें। आपकी छोटी सी राय। एक्चुअली ख़ास देखें कि हमें देश के सारे सफल प्रयोग को एक जगह लाना होगा जी, और उसके सहारे गवर्नमेंट को डिसीज़न लेना होगा।
क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हम सोचें क्या करें। बिल्कुल। जैसे भारत सरकार का उपक्रम है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलके यमुना बायोस्फीयर पार्क बनाया, जहां पर यमुना के फ्लड प्लेन को रिस्टोर करने की कोशिश की और एक नजरिया पेश किया। उसी तरह कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड बना करके हमने नीला हाउस को ठीक किया, कालिंदी बायोस्फीयर पार्क को ठीक किया। जो नज़ीर है सामने दिख रहा है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, BOD 10 हो गया है, इसको देखो। तो वो नज़ीर को हमें पेशे नज़र है, उसको हमको पास लेकर के फिर से इंप्लीमेंट करना है। बिल्कुल। उसमें लड़ने की जरूरत नहीं है ना, झगड़ने की जरूरत है। जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को जब तक जिंदा नहीं करेंगे, ये पीस मिल इफेक्ट कोई काम नहीं करेगा, नदी मर नहीं सकती। नदी में बहुत जरूरी है कि इकोलॉजिकल प्रोसेस को जिंदा करें। जो इकोलॉजिकल प्रोसेस जिंदा होने से इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को बढ़ाएगा और सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म रिवर की जिंदा होगी। तो जरूरत है सफलतापूर्वक, जैसा उदाहरण दिया भारत सरकार के DDA और दिल्ली विश्वविद्यालय का बायोस्फीयर पार्क, तो उस तरह के कार्यक्रम का पुनरावृत्ति होनी, सारे नदियों पर उसको फिर से उस प्लान को लगाना, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम अपना टारगेट अचीव करें और नदियों को सुधार में लाएं। सौरभ जी, हम नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, बहुत छोटी सी टिप्पणी कि सिर्फ इससे काम अगर चलता तो नदियाँ बच जाती। काम यह है कि आप उनको बचाइए, उसमें कचरा मत डालिए। मैं एक लाइन इसमें ऐड करूंगा कि जितनी नगर निगम नगर पालिका नदियों किनारे है, उनका सबका सीवरेज उसी में जाता है। हम तो सबसे पहले तो जो सिस्टम है हमारा बचाने का, वही से खत्म करा। मैंने कहा था कि बागड़ी खेत कर रही है। आपकी 2-4 वाक्यों में बहुत सटीक टिप्पणी। जी, अगर हमारी जेब फटी हो तो उसमें कितने भी पैसे डालें वो रुकेंगे नहीं। जी। बात यही है कि अगर हमारा एक हाथ एक काम बना रहा है, जैसे बहुत काम हो रहा है नदी के संरक्षण पर दूसरी ओर अगर उसमें इंडस्ट्री और बाकी के प्रदूषण और अपशिष्ट बहते रहेंगे तो कहाँ से उसमें वृद्धि होगी। तो बात यह है कि उपाय हैं हमारे पास, नीतियां भी हैं, पर उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और सबको एकजुट एक दिशा में चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ आखिरी में 2 बात कहूँगा। भोपाल के पास नर्मदापुरम है, जहाँ से नर्मदा जी बहती हैं। होशंगाबाद का नर्मदापुरम का पूरा सीवेज वहाँ जाता है। सिर्फ नर्मदा जयंती के दिन उसको ढक देते हैं एक चादर से, ताकि वो दिखे ना। भोपाल की बड़ी झील, भोपाल के लोग उससे पानी पीते हैं। भोपाल का करीबन 70-80 नाले उसमें मिलते हैं। करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कागज़ पर हुए हैं, वो सही मायने में उस पर काम नहीं हुआ। तो ईमानदारी की जो बात आपने की है उसकी ज़रूरत है, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं, ऐसी आशंका है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये डर सिर्फ डर रहे, हकीकत में तब्दील ना हो। मैं चारों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करूँगा। दत्ता जी आपका बहुत साधुवाद, सौरभ जी आपका धन्यवाद, फैया साहब आपका धन्यवाद, और वेंकटेश जी आपका भी बहुत 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 धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।